एक दूसरे के पूरक पर्यायवाची हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब दोनों तरफ से प्रकाश आएगा तो बीच में जब टकराएगा तो एक ज्योतपुंज आएगा और वो ज्योतपुंज जो है साजिन परदेसी को और प्रकाशित करेगा। आइए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए आज के प्रभात प्रभात। नईम साहब ने अपनी बात रखते समय कहा कि एकांत में रहना या अंतर्मुखी होना मेरी कमजोरी थी। नईम साहब, ये आपकी ताकत थी। वो अंतर्मुखी होना एक लेखक के लिए कितना आवश्यक है। बचपन में मैंने एक कविता पढ़ी थी, कलबिया की तलवार। उसमें एक दो लाइन मुझे याद है कि कलम लोगे या की तलवार, तो उसमें था कि अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। तो आपने जो कलम चुना और जो आप कह रहे थे अंतर्मुखी, उस ताकत की वजह से हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें साजन परदेसी मिला। जो अंदर था वो आपकी ताकत लिखने की वजह से बाहर आई है। उपन्यास की बात, उपन्यास की कहानी क्या है, पात्र कौन है, इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप सब पढ़ें जिन्होंने नहीं पढ़ा है। मैंने उसको पढ़ने में उसके अंदर के भाव जो मुझे समझ में आए वो बहुत ही अद्भुत है। प्रेम के बारे में हमेशा से कहा जाता रहा, हिंदुस्तान को ऐसे भी प्रेम की पृष्ठभूमि, और नाटक की भाषा में भी कहते हैं कि सुखांत की पृष्ठभूमि रही है। लेकिन उसका जो कारण है, मैं प्रेम के बारे में एक कविता के दो लाइन मुझे बचपन की ही पढ़ी हुई याद आ रही है कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा दे सिर दे ले जाए। इससे ये साजन परदेसी उपन्यास से बहुत जुड़ता महसूस होता है, क्योंकि जहां सीमा से परे प्रेम और सीमा से ही परे नहीं, व्यक्ति से परे भी प्रेम में सीमा का बंधन नहीं है। इसमें लिखा ही है, नाम पुस्तक का नाम ही है साजन परदेसी। एक बात समझ में आ जाती है कि साजन है वो जो परदेसी होगा, तो परदेसी होगा तो सजनी स्वदेशी होगी। तो कहानी इस नाम से समझ में आता है कि कहानी जापान से शुरू होगी जहाँ सजनी होगी, और साजन परदेसी होगा जो किसी और देश का होगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तान का होगा। तो सीमाओं से परे प्रेम, ये बहुत ही अद्भुत बात फिर से एक बार कहना तरीके से। और तोशी पात्र के माध्यम से जो यात्रा है मैडम जापान से हिंदुस्तान की, उस यात्रा को मैं सिर्फ तोशी की यात्रा में नहीं समझता। मुझे लगता है कि प्रेम की एक अद्भुत अलग एक यात्रा है जो ये उपन्यास के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो प्रेम जापान के उस गांव के में भी उपज सकता है एक हिंदुस्तान के लिए। जापान के दिल में कोमलतम जो पक्ष है, स्त्री नारी जो तोशी है, उसके हृदय में भी प्रेम धड़क सकता है एक हिंदुस्तान के उसके लिए। और उस धड़कन को पकड़ के उसकी अगर प्रतिष्ठा, मान और उसमें विश्वास आप जताते हैं, तो वहां की जो कोमलता, वहां की जो अद्भुत चीज है, आपके साथ हिंदुस्तान आ सकती है। मैं बहुत सारी चीजें इस कहानी के अंदर भाव देखता हूँ। आप उसको, आप सिर्फ इतना सा प्रॉमिस तो कर दीजिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये मैं सिर्फ दोषी की बात नहीं है, ये संपूर्ण बात कह रहा हूं मैं। तो वो आपके साथ यहाँ चले आएगी। अब यहाँ आने के बाद यात्रा जो है, जिसमें आप कहते हैं नईम साहब अपनी बातें रखते हुए कहानी के माध्यम से, उसका प्रेम उसे नहीं मिलता, लेकिन उसका प्रेम एक प्रेमी के रूप में नहीं मिलता जो कि एक व्यक्ति विशेष है। लेकिन इसी उपन्यास मेरे लिए बड़ी है। क्यों बड़ी है? ये कहानी बहुत बड़ी हो जाती है कि एक व्यक्ति के रूप में जब आप देखते हैं
तो आपको नहीं मिलता, लेकिन आपका जो उसके प्रति श्रद्धा है, त्याग है, उसके लिए जो जिद है, वो आपको दूसरे व्यक्ति के रूप में, स्वरूप में मिलता है। ये मुझे लगता है कि उपन्यास का बहुत कुछ मुझे संदेश देता है कि अगर आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर प्रेम का सही आपने समझा है कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है। तोशी जैसा के पात्र एक अपने प्रेम में ठुकराए हुए व्यक्ति को खुद इतना ढाढ़स बंधाती है, जो भी संवाद वो कहती है या जो उसकी यात्रा है, उसके माध्यम से हमें क्या समझ में आता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उपन्यास मेरे लिए बहुत बड़े हैं। मुझे बहुत आनंद आया और सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके अगर अंडर द लाइन के पंक्तियों के अंदर का जो भाव है, अगर उसको समझने का प्रयास करें तो जो जीवन के प्रति इच्छा जगाने का जो कह रहे थे कि वो एक कैटलिस्ट उपादान है, वो जो जगाती है आपको। लेकिन ये भी है कि एक समय बाद वो खुद भी उसको लगता है कि पता जीवन अब जीना चाहिए, नहीं जीना चाहिए। ये जो उतार चढ़ाव है जीवन का, ये बड़ा महत्वपूर्ण उसको समझना, और उसको इतनी गहनता से इस उपन्यास में है। इसलिए मेरा मानना है, एक निर्देशक होने के नाते, कि इसमें पूरी संभावना है एक अच्छी फिल्म बनने की। इसको पढ़ते हुए एक निर्देशक के तौर पर इसमें कोई भी चीज पढ़ता हूं तो ये अपने आप एक विकसित हुआ है कि, और लेकिन ये उपन्यास की खासियत है कि आपको पूरा दृश्य दिखाता है और मैं देख पाता हूँ। और जिस उपन्यास या कहानी में मैं दृश्य नहीं देख पाता हूँ, जैसे प्रेमचंद के उपन्यास में भी, और ये बहुत सारे ऐसे उपन्यास में पढ़ते शब्दों के माध्यम से लेखक जो जिस दुनिया में ले जाता है वो आपको दिखने लगता है, वो स्थान, वो पात्र, वो इसमें भी मुझे दिखता है साजन परदेसी में। तो नईम साहब को धन्यवाद देता हूँ कि वो एक ये चीज उन्होंने इसमें ये ताकत पैदा की है। राम कुमार जी ने जब मुझे फोन किया था तो मुझे अचानक हंसी आ गई। मैं वो शेयर करना चाहता, क्यों हंसी आ गई। मेरा बेटा भी जापान में रहता है नईम साहब, और अभी शादीशुदा नहीं है, तो लेकिन उम्र उसकी उतनी ही है। तो हम अक्सर कहते रहते हैं कि मैं और मेरी पत्नी की, भाई जापान में से खबर दोगे चलेगा कि कोई लड़की से प्रेम करते हो, लेकिन उसको कम से कम हिंदी सिखा देना, हमसे बात तो करे, और उससे ये कहना कि तुम्हारा ससुराल हिंदुस्तान है, जहां तुम रहते हो ये नहीं। तो मुझे बहुत कनेक्ट किया ये एक लाइन, एक जापानी लड़की की अनोखी प्रेम कथा, ये मुझे आकर्षण का एक केंद्र था। राम कुमार जी का प्रेम तो था ही, लेकिन पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ नईम जी का प्रेम, उनके शब्दों की ताकत, उनका प्रेम, जिसने मुझे पूरे कहानी के अंदर लेके गया, और मुझे उसका जो कहानी का, उपन्यास का जो रसास्वादन होता है, जो आनंद आप लेते हैं जब वो दुनिया में चले जाते हैं चरित्र के तौर पे और आनंद लेते हैं, वो मुझे अनुभूति जबरदस्त मिली है। इसीलिए इसके लिए आपको धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया हमें पढ़ने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद सर।